वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही इंग्लिश कोचिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश के रूप में टेंस को लेके आ रहा हूँ और टेंस आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो सबसे पहले देखते हैं अपन टेंस क्या है। टेंस का अर्थ होता है काल। टेंस को क्या बोला जाता है बच्चों? काल। टेंस यानी काल। इसको सबसे पहले क्या है, क्रिया के रूप को काल कहते हैं। क्रिया के रूप को काल कहते हैं। तो जो क्या है, क्रिया के रूप को काल कहते हैं। जैसे क्रिया के रूप को काल कहते हैं। और टेंस जो है तीन रूपों में आता है। तीन रूप में आता है। आप जानते होंगे तीन रूप कौन से हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस जिसको हम भूतकाल कहते हैं। तीसरा आता है फ्यूचर टेंस जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। अब ये तीनों जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सारे जो है वो हमें काल टेंस के तीन रूप है। इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस क्या है। नंबर 1 अपन देखेंगे प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का जो पूरा पैकेज है, इसमें अपन प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ेंगे बच्चों, और मेरे इस वीडियो को देखेंगे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कितना। अब प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले अगर देखेंगे ये तो होता है सिंपल प्रेजेंट। क्या बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को, सामान्य वर्तमान काल को एक और नाम है बच्चों, इनडेफिनिट टेंस। क्या है बच्चों? इनडेफिनिट टेंस। INDEFINIT। इनडेफिनिट टेंस का अर्थ भी होता है बच्चों सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है बच्चों? सामान्य वर्तमान काल। दोनों ध्यान रखेंगे, सामान्य वर्तमान काल बोला जाता है इसको। नंबर बी इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोला जाएगा बच्चों इसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। CONTINUOUS प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी बच्चों दो नाम है। एक है इम्परफेक्ट, IMPERFECT। इम्परफेक्ट भी बोला जाता है इसको, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। दूसरा इसको बोला जाता है बच्चों प्रोग्रेसिव, PROGRESSIV। ये इनके नाम है, प्रोग्रेसिव। ये दोनों इसके नाम है। अब इसको बोला जाता है बच्चों अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अब अपूर्ण वर्तमान काल से मतलब क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल से मतलब होता है जो काल अभी समाप्त नहीं हुआ है, चल रहा है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बोला जाता है। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पे सी में हम देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PRESENT। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पूर्ण वर्तमान काल। डी में है बच्चों इसका। डी में अपन देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका अर्थ होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल।
तो बच्चों यह सबसे पहले हमें यहाँ पर आपको पता चला होगा कि हमने इस टेंस को, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर इसके प्रकार केवल वैसे तो 3 है, लेकिन प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग पड़ते हैं बच्चों। देखो कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल जिसको इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसको इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है, इसको अपूर्ण वर्तमान काल जिसको आप निरंतर काल भी बोला जाता है जो निरंतर चलता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल जो जस्ट खत्म हुआ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो चल भी रहा है और अपूर्ण भी है, दोनों काल इसमें मिक्स होते हैं। तो अपन सबसे पहले बच्चों देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या देखेंगे बच्चों यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है मैं आपको डिटेल समझाना चाहूँगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है और इसको कैसे पहचानें। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। अब सबसे पहले जो है बच्चों प्रेजेंट टेंस जो है किसी कार्य के वर्तमान समय से होने या करने या हो चुका है हो, तो ये सब टेंस की बात है। अब प्रेजेंट सामान्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, किसी कार्य का वर्तमान काल में होना बताने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है, इस काल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है से मतलब क्या, वर्तमान काल है क्या। मेरे हिसाब से या आप सोच रहे होंगे जब तक कोई व्यक्ति अपना समय परिवर्तित नहीं करता तब तक वो वर्तमान काल में होगा। जैसे अब सबसे पहले ये है कि अगर मान लो एक लड़के का यहाँ पर मैं चित्र बना रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैंने नाम दिया राम, ठीक है। अब ये राम जो नाम का लड़का है यह भी कक्षा 10वीं में है, कक्षा 10वीं में है, और कक्षा 10वीं जो है वह उसका जून 2024 से शुरुआत हुई है। अब मुझे ये प्रश्न बताओ कि अगर जून 2024 से इसकी कक्षा कौन सी शुरुआत हुई है, 10वीं हुई है ना, शुरुआत 10वीं। अब अगर मैं इसको जुलाई में पूछूंगा कौन सी कक्षा में है, तो इसका उत्तर क्या होगा, कक्षा 10वीं। तो इसका अर्थ क्या हो रहा बच्चों, जब तक के इस विद्यार्थी की परीक्षा समाप्त नहीं होती, परीक्षा समाप्त हुई और रिजल्ट में यदि राम पास हो गया तो उसका समय परिवर्तित हुआ, अर्थात वह 11वीं में गया। कौन सी कक्षा में, 11वीं कक्षा में उसने प्रवेश किया। मतलब व्यक्ति जब तक के जिस कक्षा में है राम, जब तक के परिवर्तित नहीं होता तब तक के वो काय में हुआ, 10वीं में है, मतलब वो वर्तमान काल में। तो बच्चों आपने समझ गए होंगे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर यहां से समय शुरू हुआ, समय कहां से शुरू हुआ, यहां तक के समय शुरू हुआ, और
यहाँ तक कि उसका समय समाप्त होता है, ये समाप्त हो रहा है। लेकिन ये जहाँ से समय शुरू हुआ, जैसे ये से समय शुरू हुआ और बी पर समाप्त हुआ, इस बीच की जो कालावधि है वह वर्तमान काल। जैसे ए की उम्र, अभी ये अगर मान लो 2023 है, ए की उम्र अगर यहाँ पर 14 साल है, क्या है अभी ए की उम्र यहाँ पे 14 साल है। अब उसकी उम्र यहाँ तक चलते चलते कई महीने चले जाएंगे और 2023 के बाद अगर मान लो ये महीना 7वां महीना 2023 में इसकी उम्र 14 थी, तो अगर यहाँ 7वां महीना 2024 आ गया बी में, तो इसकी उम्र क्या हो जाएगी 15। तो 7/2023 और 7/2024 के बीच का जो काल है वह वर्तमान काल है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा कि वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल वह होता है जब तक व्यक्ति जिस समय में चलता है उसका परिवर्तन नहीं होता, समय बदलता नहीं है, तब तक के वो व्यक्ति क्या होता है, वर्तमान काल में होता है। चाहे फिर वो 2 साल का वो समय हो, 5 साल का समय हो, लेकिन व्यक्ति का काम बदलना नहीं चाहिए। व्यक्ति का काम वही हो, व्यक्ति का काम बदलना, एक बात ध्यान रखो, व्यक्ति का काम बदला तो वो समय बदला। लेकिन अगर व्यक्ति का काम, जैसे मैंने बताया राम 10वीं में था, जब तक के राम 11वीं 10वीं में है, परीक्षा होगी नहीं, जब तक उसके पास 11वीं की मार्कशीट आएगी नहीं, तब तक के वो क्या था, एक विद्यार्थी था। और कौन सी कक्षा का विद्यार्थी था, 10वीं का। तो उतना टाइम ऑफ पीरियड क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। और जैसे ही वो 11वीं में चला गया, वह उसका 10वीं कक्षा जो है वो भूतकाल हो गया। क्या हो गया, और जैसे मान लो उसको 10वीं में है, वर्तमान काल में, अगर वो अपन सोचेंगे कि यार वो 11वीं में जाएगा, तो वो हो गया बच्चों आने वाला समय, तो हो गया भविष्य काल। अब भविष्य, वर्तमान और भूतकाल, मैं आने वाले इसमें भूतकाल को भी अच्छे से समझाऊंगा, भविष्य काल को भी अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन ये पूरे वर्तमान काल को आपने अभी समझा। तो वर्तमान काल में आपको इतना जो टाइम पीरियड जो है वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, व्यक्ति का जब तक के समय परिवर्तित नहीं होता और उस समय तक के वो जो भी काम करता है वो काम परिवर्तित नहीं होता और समय परिवर्तित नहीं होता, तब तक के वो व्यक्ति उसमें वर्तमान काल में रहता है। तो आपने समझा होगा कि वर्तमान काल में क्या करते हैं बच्चों। सबसे पहले वर्तमान काल में अब लिखेंगे बच्चों सबसे पहले पहचान के नियम। वर्तमान सामान्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे बच्चों पहचान के नियम। पहचान के नियम, अपन किसको पहचानेंगे कैसे, पहचान के नियम क्या होंगे। इसके हिंदी अनुवाद के अंत में, इसके हिंदी अनुवाद के अंत में, अनुवाद के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं और वो हमारे माइंड पर भी, दिमाग पर डिपेंड करता है कि हम वर्तमान काल को कैसे पहचानें। जैसे पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, ता हूँ, खाता हूँ, ये ता हूँ, जाती है, जाती है, जाते हैं, इस प्रकार। तो ये हो गए बच्चों पहचान के नियम कि भाई पहचान आपको कैसे पहचानोगे। इसके हिंदी अनुवाद के अंत में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होगा बच्चों। इसका स्ट्रक्चर इसका होगा, स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप प्लस वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसका स्ट्रक्चर होगा। अगर आपको क्रिया का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरा क्रिया का वीडियो देख लीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। वर्ब का पहला रूप क्या होता है वो आपको बता रहा हूँ। वर्ब का पहला रूप होने होता है बच्चों मूल रूप। क्या होता है बच्चों यहाँ पे मूल रूप, मतलब जैसे मैंने यहाँ गो लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है, स्पीक लिखा हुआ है, आस्क लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ है, डू लिखा हुआ है। अब ये बच्चों क्या हो गया, क्रिया के रूप होंगे। ये क्रिया का पहला रूप हो गया। इसको अपन, इस क्रिया के पहले रूप को प्लूरल वर्ब भी बोला जाता है। PLUR है, प्लूरल वर्ब। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, प्लूरल वर्ब। इसको प्लूरल वर्ब भी बोला जाता है ना, बहुवचनी क्रिया, बहुवचनी क्रिया, बहुवचनी क्रिया। तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे बहुवचनी क्रिया में वर्ब का पहला रूप गो, कम, स्पीक, आस्क,
उसके बाद हम क्रिया का पांचवा रूप, जिसको उस फर्स्ट फॉर्म क्रिया का पहला रूप प्लस यस या ईएस लगा होता है, इसको बोला जाता है बच्चों सिंगुलर वर्ब। क्या बोला? सिंगुलर वर्ब, यानी एक वचनी क्रिया, एक वचनी क्रिया। जैसे गोज, कम्स, जैसे ईएस लगेगा ना, स्पीक्स, SPAKS, स्पीक्स, आस्क, राइट्स, डज, इस प्रकार से। अब ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बाद हम उदाहरण लिखते हैं। तो उदाहरण क्या होगा? मैं शाला जाता हूं, मैं शाला जाता हूं। तो ये ता हुआ आया, इसका मतलब ये वर्तमान काल की वाक्य रचना है सामान्य। मैं यानी, अब एक चीज हमें बता दूं बच्चों, अगर हमने देखा कि अंग्रेजी में क्रिया, अंग्रेजी में वाक्य रचना कैसी होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये क्या हो गया बच्चों? अंग्रेजी की वाक्य रचना। अब हिंदी की वाक्य रचना देखिए, मतलब अपने को आसान हो जाएगा हिंदी रूपांतरण भी करना। इसी में मैं आपको हिंदी रूपांतरण कैसे किया जाता है वो भी बता देता हूं। इसमें होता है बच्चों कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया प्लस अन्य शब्द। ये बच्चों काय की होगी? हिंदी की वाक्य रचना होगी। बताओ, जैसे देखो यहां मैंने लिखा कर्ता, आया कि नहीं? है ना। उसके बाद ये कर्म तो नहीं हो सकता, अतिरिक्त शब्द होगा, है ना, अन्य शब्द हो गया ये। और ये जाता क्या हो गया आपका? क्रिया। तो बच्चों बताओ वाक्य रचना सही है कि नहीं है? अब अगर आपको ये हिंदी की वाक्य रचना अगर ध्यान में आ गई और अंग्रेजी की वाक्य रचना आपको ध्यान में आ गई, तो आप स्पोकन क्लासेस में इंग्लिश को अच्छे से बोल सकते हो, स्पीकिंग आपको बहुत अच्छे से समझेगी। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने जो दिया गया है, आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला गया यहाँ, ये अंग्रेजी की वाक्य रचना क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये अंग्रेजी की भाषा वाक्य रचना, किसकी? अंग्रेजी की। और ये हिंदी की वाक्य रचना है। हिंदी की वाक्य रचना और अंग्रेजी की वाक्य रचना में फर्क है। हिंदी के वाक्य रचना में पहले कर्ता आता है, जैसे यहाँ पे मैं आया हुआ है, बाद में कर्म आता है, फिर कर्म के बाद क्रिया आता है, फिर अतिरिक्त शब्द। लेकिन अंग्रेजी में क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो हम जब इसको हिंदी के और अंग्रेजी के वाक्य रचनाओं को जब अपन करते हैं तो किस प्रकार करेंगे बच्चों? सबसे पहले देखो यहाँ पे, हाँ, जैसे मैं शाला जाता हूं, ठीक है। अगर आपको हिंदी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है तो हिंदी की मैंने वाक्य रचना आपको यहाँ बताई, कैसी है? ये कर्ता हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? यहाँ ये क्रिया होगी और ये अतिरिक्त शब्द हो गया, कर्म इसमें नहीं है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं अगर मुझे इंग्लिश के अंग्रेजी के शब्द है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखो मैंने बोला आय, मैं यानी आय, शाला यानी स्कूल, है ना, जाना यानी गो, और जो है हु, तो इसमें आ जाएगा पूरा। तो अब इसको हमने किस में डालना है? अंग्रेजी की वाक्य रचना है, सब्जेक्ट प्लस क्या है बच्चों हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये क्या है बच्चों? क्रिया का सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्रिया का। अब देखो यहाँ पे क्या किया, मैं क्या करूंगा? सब्जेक्ट आय लिखा, आय, फिर उसके बाद वर्ब का पहला या पांचवा रूप आया, क्योंकि मैं आया हूं तो क्रिया का पहला रूप ही लिखेंगे, इसलिए वर्ब का पहला रूप गो। फिर उसके बाद टू लगाऊंगा क्योंकि जाने के लिए, आई गो टू, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? अदर वर्ड से, तो क्या होगा? आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य रचना किस प्रकार से अपन बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण है बच्चों, वह पानी पीता है, वह पानी पीता है, पीता है आ गया। तो अब क्या करेंगे बच्चों? यहां ही, वह यानी क्या हो गया बच्चों? ही लिखा, वह। अब यहां पे एक स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, है कि नहीं। अब यहां पर क्या करना है बच्चों? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है बच्चों अपना? ही, यहां लिखेंगे ही। पानी को क्या बोला जाता है बच्चों? वाटर। पीने के लिए ड्रिंक, क्या बोला जाता है बच्चों? पीने के लिए ड्रिंक। अब देखो ड्रिंक, अब सब्जेक्ट क्या है बच्चों? यहाँ ही लिख दूं मैं, यहाँ ही लिखा।
अब वर्ब का पांचवा लगेगा, ये पहला यहाँ तृतीय पुरुषी एक वचनी होने के कारण यहाँ पर पांचवा होगा क्रिया का, तो ड्रिंक को क्या कर देंगे, ड्रिंक्स, ही ड्रिंक्स, ही ड्रिंक्स, ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर। तो इस प्रकार से जो है बच्चों, इस प्रकार से ये उदाहरण हो गए। अब अपन इसको थोड़ा सा उदाहरण में अपन क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले देखो क्या करेंगे बच्चों, इसको कि एक नियम लिखकर दे देता हूं मैं बच्चों, क्या आप ध्यान में रखोगे कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं और वह कार्य वर्तमान काल का हो, तब उस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि वाक्य का कर्ता I, we, you, they तथा बहुवचन संज्ञा हो, बहुवचन आपको संज्ञा समझती होगी ना बच्चों, बहुवचन संज्ञा हो तो क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। और यदि वाक्य का कर्ता ही, शी, इट या एक वचन संज्ञा हो तो क्रिया का पांचवा रूप लिखते हैं, अर्थात उस क्रिया को यस या ईयस लिखते हैं। तो और यदि इसमें is, am, are, have, has सहायक क्रिया नहीं बल्कि मुख्य क्रिया का काम करती है, का काम करती है। अब मैं आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक टेबल, अंडरस्टैंडिंग्स टेबल बना के दे रहा हूँ बच्चों। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिया का पहला रूप और क्रिया का पांचवा रूप कौन से सब्जेक्ट के सामने आता है, बिल्कुल आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं बच्चों सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे बच्चों, सब्जेक्ट। फिर यहाँ पर आ जाए, यहाँ बच्चों यहाँ पर आ गया आपका सब्जेक्ट में लिखेंगे बच्चों यहाँ फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुषी, सेकंड पर्सन, द्वितीय पुरुषी, थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुषी। अब यहां आ गए बच्चों सिंगुलर, एक वचनी, रहेगा प्लूरल, बहुवचनी। अब सबसे पहले तो बच्चों क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है, आई है और
वी है। सेकंड पर्सन क्या है बच्चों, यहाँ पे यू है सब्जेक्ट सेकंड पर्सन। तो एक वचनी और बहुवचनी दोनों आता है, ये दोनों आएगा, दोनों है यहाँ पर, ये दोनों आता है। यहाँ बच्चों क्या आएगा, थर्ड तृतीय पुरुष सब्जेक्ट, ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम और दे। ये सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे ये किसी व्यक्ति का नाम, और यहाँ पे बहुवचन, ये हो गया आपके बच्चों सब्जेक्ट। क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, ये सब्जेक्ट हो गए। क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, ये सब्जेक्ट हो गए। अब हम देखते क्या है, सबसे पहले सिंगुलर एक वचनी में क्या आएगा बच्चों, स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। तो ये आई क्या है बच्चों, यहाँ सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आई क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचनी करता है, इसलिए हमने क्रिया का पहला रूप लिखा, इसलिए क्या होगा, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। उसके बाद बच्चों यहाँ सेकंड पर्सन देखो क्या है, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें भी क्या होगा, तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, यू राइट ए लेटर। मतलब यहां पर भी क्या हो गया, सेकंड पर्सन दोनों में आता है यू, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब यू के साथ भी क्रिया का पहला रूप लगता है सिंगुलर में, और सेकंड पर्सन में बहुवचन में भी क्रिया का पहला ही रूप लगता है यहाँ पे। उसके बाद क्या बच्चों यहाँ आएगा, थर्ड पर्सन में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, क्रिया का पांचवा रूप तृतीय पुरुष में हमेशा पांचवा रूप लगता है, जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। तो वह के साथ तृतीय पुरुष एक वचनी, इसलिए क्रिया का पांचवा रूप जिसको क्या लगा होता है, यस या यस, तो क्या हो जाएगा, ही राइट्स, WRIT, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। जैसे वर्षा होती है, वर्षा होती है, तो क्या होगा बच्चों इसका, इट रेन्स। क्या होगा, इट रेन्स। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों कि तृतीय पुरुषी के साथ हमेशा क्रिया का पांचवा रूप आता है, प्लस सिंगुलर में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ क्रिया का पहला रूप आता है, जैसे आई, जैसे यू। लेकिन यहाँ तृतीय पुरुषी एक वचनी सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, उसके साथ क्या आता है बच्चों यहाँ पर क्रिया का पांचवा रूप जिसको यस या यस लगा होता है। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर देखो प्लूरल बहुवचन क्रिया कौन सी है बता दूं मैं आपको, सब इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर आता है बच्चों। तो यहाँ होगा बच्चों, हम पत्र लिखते हैं, हम पत्र लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वी राइट लेटर्स, वी राइट लेटर्स। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर भी वही सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज, क्योंकि यू दोनों में एक ही होता है, एक वचनी और बहुवचनी, इसलिए हम लिखेंगे तुम लोग पत्र लिखते हो, तो सब्जेक्ट हो, तुम लोग पत्र लिखते हो भी लिख सकते हो अपन, तुम पत्र लिखते हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यू राइट ए लेटर, यू राइट अ लेटर। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे प्लूरल में भी क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, प्लूरल है बहुवचन में, तो यहाँ प्लूरल क्या आ गया, वे पत्र लिखते हैं, वे पत्र लिखते हैं। तो वे ने बच्चों क्या हो गया, दे, तो क्या होगा, दे राइट लेटर्स। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा इस टेबल से भी कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी क्रिया आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे सिंगुलर में पहले क्या है, सब्जेक्ट आई, यू और फिर ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, और यहाँ प्लूरल में देखो कौन सा बच्चों, वी, यू और दे। तो इनके साथ हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हम कुछ यहाँ पर वाक्य देखते हैं बच्चों क्या होता है, मैं एक कलम खरीदता हूँ, मैं एक कलम खरीदता हूँ, खरीदता हूँ। तो क्या होगा बच्चों इसको, आई बाय
ये पेन, I buy a पेन। रवि, रवि शाम को खेलता है, रवि शाम को खेलता है। तो कैसा हो जाएगा बच्चों? रवि, रवि प्लेज इवनिंग, रवि प्लेज इवनिंग। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर रवि प्लेज, रवि प्लेज इन द इवनिंग, इन द इवनिंग दोनों लिख सकते हैं, इन द इवनिंग। मेरी माँ खाना बनाती है, माय मदर कुक्स, माय मदर कुक्स फूड, माय मदर कुक्स फूड। हरी पतंग बनाता है, हरी पतंग बनाता है। क्या हो जाएगा बच्चों? हरी मेक्स काइट, हरी मेक्स काइट। राम और श्याम शाला जाते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? राम एंड श्याम बहुवचन है, राम एंड श्याम गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, राम एंड श्याम गो टू स्कूल। अजय अपना होमवर्क करता है, अजय डज हीज होमवर्क, होमवर्क। मेरा भाई मुझे बुलाता है। क्या हो जाएगा बच्चों? माय ब्रदर, माय ब्रदर एक वचनीय है, माय ब्रदर कॉल्स मी, माय ब्रदर कॉल्स मी। तो इस प्रकार से आपको वर्तमान काल की कुछ वाक्य रचना है और वर्तमान काल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगले इसमें मैं आपको इसको डिटेल्स में इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है प्रश्नार्थक वाक्य और नकारात्मक वाक्य और उसके साथ साथ आपको WH क्वेश्चन ये भी आपको बनाना सिखाऊंगा। और आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए आप बोलना चाहोगे, स्पीकिंग इंग्लिश के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और इसलिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके समक्ष सीधे आपके डायरेक्ट जुड़ूँ बेल आइकॉन के कि जो भी मैं वीडियो आपके लिए। और आपको अगर पसंद आए तो बिल्कुल बेल आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।